लास्ट वीडियो में हमने आपसे इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। इम्यून सिस्टम की जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी या जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं, उसके विषय में आपसे चर्चा हुई थी। उस इनेट इम्यूनिटी के साथ दो कंपोनेंट्स रिमेनिंग थे, उनको भी आज आपसे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो दूसरी टाइप है इम्यूनिटी की, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, उसकी बात आपसे होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। इसी वजह से अनेक पैथोजन हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी बीमार नहीं होते। उनसे हमारी शरीर की जो आंतरिक क्रियाविधियां हैं वो सामान्य रहती हैं और हम रोगग्रस्त नहीं होते। उनके कंपोनेंट्स के बारे में आपसे चर्चा हुई थी, और उन्हीं कंपोनेंट्स में दो विशेष सिस्टम हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार की सेल्स हैं जिनको हम एनके सेल्स कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये हमारे ऑर्गन्स के भीतर पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। जब भी कोई पैथोजन हमारे जो तमाम बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इन्फ्लामेटरी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, जब इनको पार करके हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचने लगता है, तो ये सेल्स कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, परफोरिन मॉलिक्यूल जिन्हें कहा जाता है, उनको रिलीज़ करती हैं। ये मॉलिक्यूल उस पैथोजन की आउटर सरफेस को बस्ट कर देते हैं, उनमें अपर्चर्स कर देते हैं, फ्लूइड उनके भीतर जाने लगता है और वो पैथोजन की जो बॉडी है वो बस्ट कर जाती है। और जो फैगोसिटिक सेल्स हैं, जो भक्षी कोशिकाएं हैं, वो उस पैथोजन के बचे हुए पार्ट को समाप्त कर देती हैं। तो एनके सेल्स ये भी हमें एक प्रकार की इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। अलावा इसके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, लगभग 30 प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के रूप में जानी जाती हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये अलग अलग प्रकार से पैथोजन की एंट्री को हमारे ऑर्गन्स में रोकती हैं। इनकी क्रिया करने के इनके एक्शंस अलग अलग होते हैं। कुछ टॉक्सिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करती हैं, कुछ उस पैथोजन के बाहर एक कोटिंग क्रिएट कर देती हैं, एक कवरिंग बना देती हैं, और उस कोटिंग से जो पैथोजन है वो आइडेंटिफाइड हो जाता है। आइडेंटिफाइड होने के बाद फैगोसिटिक सेल्स उसको फैगोसिटाइज कर देती हैं। कुछ में क्लम्पिंग होती है, एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है, वो चिपक जाता है पैथोजन उन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ और उनकी एंट्री रुक जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, उसमें दो तरह के बैरियर्स की बात आती है। एक सरफेस बैरियर है जो बाहर की तरफ ही पैथोजन को रोकते हैं, उनको फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर्स हम कहते हैं। और जो दूसरा बैरियर है वो भीतर की तरफ है, उसमें फ्लूइड्स वगैरह हैं, तमाम और भी फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का जो डिफेंस है वो हमारा बैरियर्स का ये हमें जन्मजात मिलता है। नेचुरल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के साथ ही ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पैथोजन से बचाता है। अब जो आज अगली इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, चूँकि स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये आफ्टर बर्थ लाइफ टाइम में अचीव की जाती है, जीवन के साथ अचीव की जाती है विद द इन्फेक्शंस। क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पैथोजन जाने ही जाने हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, उसी के साथ इसकी एंट्री शुरू हो जाती है और इस इम्यूनिटी की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, धीरे धीरे आगे ये मैच्योर होता जाता है। इसलिए अर्लियर कंडीशन में नए नए पैथोजन शरीर में जाते हैं, बच्चों में डिजीज़ आती हैं, बच्चे ठीक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनमें रोगों की जो रिकरेंस है वो घटती चली जाती है। ये सारी इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ आती है, इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी विशेष होती है, विशेष रूप से कार्य करती है और हमारे शरीर का सबसे स्पेशलाइज सिस्टम बनाती है। इस इम्यूनिटी की कुछ ख़ास बातों में इनकी जो विशेषता है कि इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की इसमें सेल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं, उनकी चर्चा भी आपसे हम करेंगे। उनके अंदर अनगिनत पैथोजन से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। यदि हमारे शरीर में लाखों की संख्या में पैथोजन प्रवेश करेंगे तो उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रकार की व्यवस्था हमारे बॉडी के अंदर उपलब्ध है,
जितने भी पैथोजन जाएंगे उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इनके खिलाफ एक्शन लेगी। यानी ये मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है और ये हमारे बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ बैरियर, तीसरी बैरियर के रूप में जाना जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जैसे हमारे देश की सिक्योरिटी सिस्टम वर्क करता है, वैसे हमारे बॉडी का भी ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम एक्ट करता है। अगर हम फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में तुलना करना चाहें अपने देश की सिक्योरिटी की, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, वो सब काम करती हैं। उसमें होमगार्ड के जवानों को अगर कहा जाए तो आउटर सरफेस के रूप में फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर्स हैं। अगर हम सीआरपीएफ और पीएसी की बात करेंगे तो वो नेचुरली सेकंड लाइन ऑफ बैरियर है और स्पेशलाइज्ड है। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ बैरियर को हम कह सकते हैं मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं, एकदम विशेष होते हैं। जैसे हम कहें कमांडोज टेररिस्ट एक्शन के लिए स्पेशली तैयार किए जाते हैं। तो जहाँ पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके लिए स्पेशली ट्रेंड कमांडोज भेजे जाते हैं। वैसे ही हमारा जो थर्ड लाइन ऑफ बैरियर है वो एकदम स्पेशलाइज्ड है। यानी उन पैथोजन को जो कि फर्स्ट और सेकंड लाइन को क्रॉस करके भीतर पहुंच जाएंगे, उनके लिए हमारे बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम एक्ट करेगा और यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रूप में जाना जाता है। खास बात ये होती है कि जब इंटरेक्शन होता है पैथोजन के साथ, तो इस इंटरेक्शन के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। वो पूरे इंटरेक्शन को स्टोर भी कर लेती। और इस थर्ड लाइन ऑफ बैरियर में जो सिस्टम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उसकी एक और ख़ास बात है कि जो एक्शन होता है वो सिर्फ पैथोजन के अगेंस्ट होता है, अपनी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट वो एक्शन नहीं होता है। यानी सिर्फ पैथोजन या जो फॉरेन बॉडी है, शरीर में रोग पैदा करने वाले कारक हैं, उन्हीं को समाप्त करने का कार्य हमारा ये सिस्टम करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। लेकिन अपनी बॉडी के सेल्स को ये सिस्टम डैमेज नहीं करता है। ये स्पेशलाइज्ड टाइप का सिस्टम है। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की थोड़ी और डिटेल बात अगर की जाए तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स भाग लेती हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो गवर्न होता है वो विशेष प्रकार की सेल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। और इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में हमारे शरीर की जो कोशिकाएं भाग लेती हैं, जो सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट या पहली जो सेल्स का ग्रुप है उनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। जो WBCs के साथ हमने पढ़ी हैं वो लिम्फोसाइट्स पहला ग्रुप है इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एंड द सेकेंड वन, जो दूसरी सेल्स हैं, सेकेंड टाइप की सेल्स हैं, उनको हम APCs कहते हैं। A एंटीजन, P प्रेजेंटिंग C सेल्स, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये दूसरी प्रकार की सेल्स हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो सेल्स हैं जो पैथोजन की एंट्री को सबसे पहले डिटेक्ट करती हैं। यानी जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन पहुंचेगा और वो हमारे भीतर सिस्टम में पहुंच चुका है, वो रोग पैदा कर सकता है, इसकी जो सूचना कलेक्ट करते हैं वो सेल्स कहलाती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो आप इसकी तुलना वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है कि अगर कोई एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ चल रही हैं तो उसकी सूचना सबसे पहले सरकार के पास भेजे। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनका भी यही कार्य होता है। और ये हमारे शरीर की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक पहला ग्रुप होता है, इसको मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये मैक्रोफेजेस ब्लड मैक्रोफेजेस भी हैं और कुछ हमारे स्किन में सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड मैक्रोफेजेस में मोनोसाइट्स हैं। लैंगरहैंस सेल्स ये हमारी स्किन में पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की फाइगोसिटिक मैक्रोफेजेस हैं। साथ में बी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट की एक दूसरी टाइप है जो कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये जो विशेष प्रकार की सेल्स हमारे बॉडी में हैं, इनका ही पहला काम होता है कि जो पैथोजन फर्स्ट सेकंड लाइन से क्रॉस होकर के भीतर पहुंच चुका है उसकी सूचना पहुंचाना। किसके पास पहुंचाना? जो मेन एक्टिंग सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, उनको स्टिमुलेट करना।
जब लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट होंगी तब एक्शन शुरू होगा। तो दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स को याद रखना है। पहली तो लिम्फोसाइट्स हैं और दूसरी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में हमने आपसे चर्चा की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही पहली सेल्स होंगी जो पैथोजन फॉरेन बॉडी की एंट्री को डिटेक्ट करेंगी। अब चर्चा करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स भी दो ग्रुप्स में डिवाइड की जाती हैं। पहली लिम्फोसाइट्स को कहा जाता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का नाम जो टी है वो थाइमस से पड़ा हुआ है। थाइमस ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि एडल्टहुड आते आते डीजनरेट हो जाती है, लेकिन तब तक इसका कार्य पूर्ण हो जाता है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दोनों का फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो सेल्स में होता है। अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको भी आगे डिफरेंशिएट किया जाता है उनके कार्यों के अनुसार। टी लिम्फोसाइट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 तरह की सेल्स में। पहली टी लिम्फोसाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कहा जाता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल कहा जाता है, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट ही वो सेल है जो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा स्टिमुलेट होगी। यानी जो इन्फॉर्मेशन पैथोजन की है वो सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ही ट्रांसफर होगी। फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स फर्दर ऑर्डर इश्यूज करेंगी और वो ऑर्डर इश्यूज करती हैं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको हम लिम्फोकाइंस कहते हैं। यानी स्टिमुलेटेड हेल्पर टी लिम्फोसाइट लिम्फोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देती और ये लिम्फोकाइन अन्य कोशिकाओं के बारे में जिसकी चर्चा अभी मैं आपसे कर रहा हूँ उनको स्टिमुलेट करने काम करती। तो पहली लिम्फोसाइट्स हुई हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है उसको कहा जाता है साइटोटॉक्सिक किलर टी लिम्फोसाइट्स। साइटोटॉक्सिक किलर टी लिम्फोसाइट ये कंपेरेबल है, इसकी तुलना की जा सकती है एनके सेल्स के द्वारा जो नेचुरली हमारी बॉडी में पाई जाती है। वैसे ही एक लिम्फोसाइट भी मिलती है जिसको हम साइटोटॉक्सिक किलर टी लिम्फोसाइट कहते हैं। जैसे ही कोई पैथोजन एंट्री करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के जो लिम्फोकाइंस मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स वैसे ही परफोरिन मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं जैसे एनके सेल्स करती हैं। इनसे हो सकता है कुछ जो पैथोजन हो उनकी सरफेस पर परफोरिन मॉलिक्यूल के द्वारा अपर्चर हो और वो भी बस्ट आउट कर जाए और पैथोजन की एंट्री रुक जाए। तो ये दूसरी किलर टी लिम्फोसाइट्स हैं। तीसरी कैटेगरी में जो सेल आती है उसको कहा जाता है सप्रेसिव टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि जब एक बार पैथोजन की एंट्री रुक जाती है, पैथोजन किल हो जाता है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स लिम्फोकाइन के मॉलिक्यूल्स रिलीज करना बंद कर दे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। उस कंडीशन में जो हमारी सप्रेसिव इनहिबिटरी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्ट करना शुरू करती हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको इनहिबिट कर देती हैं, जिससे लिम्फोकाइन के मॉलिक्यूल्स निकलने बंद हो जाते हैं। और जब उनका निकलना बंद हो जाता है तो हमारा सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि पैथोजन की एंट्री समाप्त हो जाती है, उसे किल कर दिया जाता है। तो ये तीसरी प्रकार की लिम्फोसाइट है जिनको हम सप्रेसिव टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लास्ट 4 टाइप की जो चौथी लिम्फोसाइट है उसको हम मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स कह देते हैं। मेमोरी आप जानते हैं, याददाश्त। ये विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं जिनमें इस पूरे घटनाक्रम को स्टोर कर लिया जाता है, यानी इंटरेक्शन विद द पैथोजन दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। और यही कारण है कि एक बार किसी पैथोजन की जब एंट्री होती है तो पहली बार इम्यून रिस्पांस आने में टाइम लगता है, यानी उसमें व्यक्ति बीमार हो सकता है, उसको फीवर आ सकता है, लेकिन जब एक बार वो ठीक हो जाता है और वही पैथोजन
उसके शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो इम्यून रिस्पांस बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ी के साथ होती है, हमें पता भी नहीं चलता। और वो जो एंट्री करने वाला पैथोजन है, चूँकि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेमोरी सेल्स में स्टोर रहती है, उसको वहीं पर किल कर दिया जाता है। तो ये चौथी लिम्फोसाइट्स है जिन्हें हम मेमोरी टी लिम्फोसाइट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखेंगे कि लिम्फोसाइट्स 4 तरह की हैं, जिनमें पहले तो हमने कहा लिम्फोसाइट 2, बेसिकली एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट्स का फर्दर डिफ्रेंशिएशन आपको बता दिया। पहली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, दूसरी किलर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, तीसरी सप्रेसिव लिम्फोसाइट्स और चौथी मेमोरी लिम्फोसाइट। अब आते हैं दूसरी जो और इम्पॉर्टेंट लिम्फोसाइट है, मोर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट है, इसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन उसका मैचुरेशन वो थाइमस में होता है, जो मैंने आपसे शुरू में बताया था। और मैचुरेशन प्रोसेसिंग के बाद ये सब स्टोर्ड हो जाती है हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन में, और जो लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वहाँ ये सेल्स स्टोर्ड हो जाती हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, वहीं इसका फॉर्मेशन मैचुरेशन होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द लिम्फ नोड्स एंड अदर लिम्फॉइड टिश्यूज। इसका जो बीज शब्द आया है ये बर्सा फेब्रिसाई, ये एक स्पेसिफिक लिम्फॉइड टिश्यू है जो कि बर्ड्स में पाया जाता है। उसके जो लास्ट पार्ट है कोलन के साथ अटैच स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो बर्ड्स में पाया जाता है। इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बी टर्म बर्सा से लिया गया है। तो बी लिम्फोसाइट का जो बी है वो बर्सा फेब्रिसाई से आया है, मगर इसका पूरा फॉर्मेशन, इसका प्रोसेसिंग, ये सब कुछ हमारे बोन मैरो में ही होती है। तो बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन प्रोसेशन की बात तो हमने आपसे की। अब अगर आगे हम देखें तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप्स में, डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। पहली जो टाइप है उसको प्लाज्मा सेल्स या प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स का नाम दिया जाता है, फर्स्ट वन। अब प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट जो शब्द है वो इसलिए आया कि जब इनका फॉर्मेशन होता है और जैसे ही कोई पैथोजन एंट्री करता है तो उस पैथोजन के अकॉर्डिंगली सेल एनलार्ज करके एक सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जिसे हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। यानी बी लिम्फोसाइट की कोशिका जिसके पास इंफॉर्मेशन आती है पैथोजन के एंट्री की, उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर की, उसके डिटेल्स की, उसके अकॉर्डिंगली एक प्लाज्मा क्लोन सेल बन जाती है। यानी उसके अकॉर्डिंगली एक सेल डेवलप हो जाती है, बिकॉज क्योंकि इस प्लाज्मा सेल का टोटल फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। अब जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं, इसके लिए प्लाज्मा क्लोन सेल्स डेवलप होती है। और इस प्लाज्मा क्लोन सेल का जो लाइफ स्पान होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, इट इज़ ऑफ 4 to 5 days। लेकिन इस टाइम में ट्रिलियन ऑफ यानी कि अरबों खरबों एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन मिनट्स में करने की क्षमता इस सेल की होती है, जिसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। तो प्लाज्मा क्लोन सेल अकॉर्डिंग टू द एंटीजन, देखिए पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है एंटीजन। एनी फॉरेन बॉडी दैट में बी वायरस, बैक्टीरिया और अदर पैथोजन, जो भी हमारे शरीर के भीतर जाता है उस फॉरेन बॉडी को एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स की बात आपसे हम आगे करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर एंटीजन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जैसी उसकी संरचना है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसके ही हिसाब से एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इस सिस्टम को स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जब आप अभी स्ट्रक्चर देखेंगे एंटीबॉडीज़ का, चूँकि एंटीबॉडीज़ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो उस एंटीजन के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का बनना शुरू हो जाता है प्लाज्मा क्लोन सेल्स के जरिए, और एकदम स्पेसिफिक क्रिया होती है, विशेष क्रिया होती है। इससे पैथोजन के बचने की कोई संभावना नहीं होती।
यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, क्लम्पिंग होती है, इसीलिए ये इम्यूनिटी मोस्ट स्पेसिफिक होती है। एंटीबॉडीज़ थेरेपी की बात आजकल चल रही है, कोरोना के काल में आप देख रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है। जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें एंटीबॉडीज़ थेरेपी का ही मामला है, क्योंकि जो वायरस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ उस व्यक्ति में बन चुकी है जो इन्फेक्टेड है। अब फिर उस एंटीबॉडीज़ को एक फ्रेश व्यक्ति में जो इन्फेक्ट हुआ है उसमें जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो एंटीजन है उसको एंटीबॉडीज़ क्लम्प कर देंगी, एक ग्लूटिनेट कर देंगी, यानी उसको उसकी एंट्री को रोक देंगी। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए एंटीबॉडीज़ के द्वारा होता है। तो बी लिम्फोसाइट की पहली टाइप होती हैं प्लाज्मा सेल्स, जो कि क्लोन सेल्स के रूप में बदल करके लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ मिनट्स में प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए ये क्रिया एकदम स्पेसिफिक होती है। ये क्रिया बिल्कुल कमांडो एक्शन के जैसी होती है। कमांडोज ट्रेंड होते हैं, किसके लिए ट्रेंड होते हैं? टेररिस्ट को मारने के लिए। उसी तरीके से ये एंटीबॉडीज एकदम स्पेसिफिक हैं, किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट। इसके बाद जो दूसरी बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो दूसरी बी लिम्फोसाइट मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। जैसे मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स थी, वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई थी, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है कुछ स्पेशली डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट्स में, जो कि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट रखती हैं, स्टोर रखती हैं। जैसा मैंने कहा कि जब पहली इम्यून रिस्पांस होगी तो लेट होगी, उसमें समय लगेगा, लेकिन एक बार इन्फेक्ट होने के बाद जो सेकेंड इम्यून रिस्पांस होगी वो बहुत क्विकर होगी। पहली बार डिजीज़ अकर होगी, यानी रोग उत्पन्न होगा, लेकिन अगली बार उसी पैथोजन से जब इन्फेक्शन होगा तो डिजीज़ रिकर नहीं होगी, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेमोरी सेल्स में है। जैसे ही पैथोजन जाएगा, मेमोरी सेल्स तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो मास्टर मॉलिक्यूल है वो स्टिमुलेट होगा और सारे एक्शन शुरू हो जाएंगे। तो मेमोरी सेल का काम होता है उस पहले इंटरेक्शन की पूरी फ्लॉपी, पूरी मेमोरी, पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखना। तो ये दूसरी बी लिम्फोसाइट्स हैं। तो बी लिम्फोसाइट दो तरह की हो गई, एक प्लाज्मा सेल्स और दूसरी मेमोरी सेल्स। तो ये दो ग्रुप्स की जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट्स हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा मैंने आप बताया कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इट मेक्स द थर्ड एंड लास्ट लाइन ऑफ बैरियर। ये हमारे शरीर का तीसरा और अंतिम डिफेंस सिस्टम है, और अगर ये डिफेंस सिस्टम टूट गया तो नेचुरली फिर हमें कोई रोग से बचा नहीं सकता है। अब जो कोरोना वाला मामला चल रहा है उसमें दिक्कत इस बात की है कि ये नया वायरस है, म्यूटेशनल वायरस है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसमें लगातार स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता चला जा रहा है। हमारे बॉडी में भी ये बिल्कुल नया है, इसीलिए इसकी जो रिएक्शंस हैं वो भी बहुत स्पेसिफिक, क्लियर नहीं हो रही हैं। इसीलिए आज पूरा विश्व परेशान है। कुछ समय के बाद जब इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो ये भी एक सामान्य डिजीज़ के रूप में हो जाएगा और हम सब भी इससे सुरक्षित हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी का सेकंड इम्यून सिस्टम है, जिसको मैं एक्वायर्ड या इनबॉर्न एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो कि जन्म के बाद होता है, आफ्टर बर्थ होता है, इन्फेक्शंस डेवलप होने के बाद होता है। इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। एक बार इम्यून रिस्पांस यानी एक बार इन्फेक्शन होने के बाद सेकेंड इन्फेक्शन से हमारी बॉडी सेफ हो जाती है। ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जिनके 3 ग्रुप्स की बात हमने आपसे कर ली है। 3 बैरियर्स की बात हमने आपसे की, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। आशा है कि आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट इस इम्यून सिस्टम से डेवलप हुए होंगे। इससे रिलेटेड नोट्स की PDF मैंने अपने पहले वीडियो के साथ कुछ दिन के बाद पोस्ट की थी। उसमें इनेट, इनबॉर्न, जन्मजात जो इम्यूनिटी है उसके डिटेल्स थे। अब इस वीडियो के साथ ही एक दूसरा नोट्स भी, PDF भी आपके साथ मैं इसके साथ रिलीज़ करूँगा। उसमें इसके सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं।
आगे जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर की बात होगी, एंटीजन की बात होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कैसे ऑपरेट होती है उसकी बात होगी। फिर इम्यूनिटी के आधार पर दो तरह की होती है, क्योंकि आपने दो तरह की सेल्स देखी हैं इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक तो आपने देखी थी साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स, और दूसरी आपने जिसकी बात हमने आपसे की वो एंटीबॉडीज़ के द्वारा है। इसीलिए इम्यूनिटी को भी हम दो ग्रुप्स में बांट देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी। एक इम्यूनिटी कहलाती है सेल मीडिएटेड, उसमें जो सेल्स भाग लेती हैं वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स होती हैं, और दूसरी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडीज़ के द्वारा पैथोजन को किल किया जाता है। इसकी भी चर्चा कुछ और डिटेल में करेंगे। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन्स का रोल क्या है, वैक्सीन्स कैसे होती हैं, वैक्सीनेशन कितने तरह के होते हैं, इनकी भी चर्चा आपसे आगे के वीडियोस में होगी। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आशा है आपको समझ में आएगा। इसको समझने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको डिस्कस करें, उसको एक्सचेंज करें, व्यूज़ को ट्रांसफ़र करें। मैं कोशिश करूँगा कि उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस का भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँ। देन ओके, थैंक यू। We will meet again in our next video, which will be regarding the structures of antibodies, antigen, and the types of immunity. Okay, thank you.